नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनीरा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकान ने प्रेस वार्ता की। विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज से नारी सम्मान के लिए 1500 और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जानकारी दी है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार की चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश की महिलाओं को साल भर में 25,000 का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब कांग्रेस से बिकाऊ चले गए, अब केवल टिकाऊ बचे हैं। इसी बीच प्रेस वार्ता के अंत में एक महिला का फॉर्म भी भरा गया है। इस प्रेस वार्ता में डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 के विधायक ओमकार मरकाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 103 सहपुरा के विधायक भूपेंद्र मरावी, नगरपालिका डिंडोरी की अध्यक्ष सुनीता सारस, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला एवं अन्य लोग भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश सहित डिंडोरी जिले के दोनों विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो टिकट का बंटवारा है वो वर्तमान जो एमएलए हैं उनके खाते में रहेगा कि उसमें ही परिवर्तन होगा? देखिए, ये तो जो है हमारे हाईकमान का फैसला होता है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो है जो सर्वे चल रहे हैं वो सर्वे में जो है जो रिपोर्टें आती हैं वो रिपोर्टों के आधार पे जो है हमारे कमलनाथ जी ने जैसे जो है आपके रहगांव टिकट दी, आपके जो है दमोह टिकट दी, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके पास हैं और कौन व्यक्ति कितना अच्छा हैगा उनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो एक एजेंसी से सर्वे नहीं करा रहे, 3 एजेंसियों से सर्वे करा रहे हैं और एक हमारे जो है सेंटर से अलग सर्वे चल रहा है। तो टिकट बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो बिकाऊ नहीं थे विधायक, जो आपके साथ अभी भी काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता रहेगी? देखिए, एक बात बता, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है ना कहने वाली बात है। जो आपका साथ देगा वो आप रखोगे उसके नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस की भी बात आती है ना। परफॉर्मेंस की बात जो है कि जो टिकाऊ हैं वही रहेंगे, जो बिकाऊ हैं वो तो चले गए। और हम जानबूझ के कोई बिकने वालों को जो है कांग्रेस पार्टी तो लेगी नहीं भाई। जो कांग्रेस में टिकाऊ हैं वही रहेंगे, जो बिकाऊ थे वो चले गए। भलाई उनकी वर्किंग ठीक ना हो। किनकी? जो मैं आपको बोला ना कि सर्वे चल रहे हैं, सर्वे चल रहे हैं। सर्वे के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, ये माननीय अध्यक्ष जी हमारे, इस बात को जो है पूरी तरीके से जो है उनके पास जो है ये नहीं है पिछली बार की तरीके से और बारों की जो है कि तेरा या मेरा। उस बार ये चल रहा है कि कांग्रेस का कौन है, कौन जीत सकता है, उसको टिकट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अब अहम चरम सीमा में है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग थे वो अब पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचारधारा के जो जनक थे, जिसमें स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके साथी अडवाणी जी, आज वाजपेयी जी नहीं हैं, अडवाणी जी हैं। अडवाणी जी स्वयं इस बात को लेकर के दुखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब नेतृत्व है वो पूंजीवाद व्यवस्था के इशारे पे चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र को वो दरकिनार करके पूंजीवाद व्यवस्था के इशारे पे चल रहा है, जिसके वजह से जो देश के लोकतंत्र को विश्वास करने वाले लोग हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं। और उन्हें अब सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम कर रहा है। जो लोकतंत्र के हितैषी हैं वो आज इस तरह के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीडिया के सामने चीज़ बोल चुका है कि वो निर्दलीय तौर पे खड़ा होगा अगर उसे टिकट अभी तक तो हमसे नहीं बोला है उसने। हमसे बेशक आपके जो मंत्री जी हैं धन्यवाद के पात्र हैं, वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि इनने 30 से 35,000 की बीच लीड से यहाँ से विजयश्री हासिल की थी। लेकिन इस बार जो हालात बन रहे हैं वो हालात एकदम जुदा बन रहे हैं। आपका एक धड़ा जो है पूरा प्रदेश के साथ खड़ा है और एक धड़ा जो है कैबिनेट मंत्री। चुनाव आने दीजिएगा, सब एक साथ खड़े मिलेंगे आपको, बस इतना ही है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो स्लम एरिया है उन इलाकों में गंदगी बनी हुई है और साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।
आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से यहां पर लोग अपने रोजगार की तलाश में आते हैं और युवा पढ़ने के लिए आते हैं। जो गरीब लोग हैं ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें हम स्लम एरिया कहते हैं। ऐसी जगह पर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं करा रही है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, इस्लाम एरिया में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है और रही बात वहां पर रहने वाली जनता की, तो उसे सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह परेशान है और आम आदमी पार्टी इसका ऐतराज करती है। उन्होंने कहा, इतने सालों तक आपने बीजेपी सरकार के लिए समय दिया, इसके पहले आपने कांग्रेस सरकार के लिए समय दिया, मगर एक बार आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देकर देखिए। आपने आपके सपनों को साकार करने का वादा किया है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, बिल्कुल वैसे ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सबके करके दिखाएगी और अपने वादों पर खरी उतरेगी और आपके सपनों को साकार करके दिखाएगी। इसमें देखिए, मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली बात यह है कि वो मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास वो, चूँकि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो आज उनका आवास है, कल कोई और मुख्यमंत्री होगा तो वो उनका आवास होगा। रही बात उन पे आरोप लगाने की, वो तो मान लीजिए टेंडर हुआ होगा, टेंडर के बाद जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उसने काम किया होगा। केंद्र की सरकार है, वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से लेकर सीबीआई से, ईडी से सब लोग बैठते हैं, जांच करा सकते हैं। थोड़ी जांच श्यामला हिल्स की भी हो जाए, यहाँ कितने की डेंटिंग पेंटिंग होती है, कहाँ कौन से आवास तोड़े बनाए जाते हैं, क्या खेल हो रहा है, यहाँ पे भी जांच हो जाए। भोपाल में नहीं होता। यहाँ मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कितने की चीज़ें खरीदी जाती हैं, कितने की बेचे जाती हैं, इन पे जांच नहीं होती। हैरत की बात यह है कि कुपोषण जैसी समस्याओं पे मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे पहुंचता है। अब पोषण आहार घोटाला हो जाता है। उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि वो मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जी के अंतर्गत आता है, वो खुद मंत्री उस विभाग के। ऐसी चीज़ों की जांच नहीं होती, इनकी भी जांच होनी चाहिए। उस पर जांच करा लीजिए। सरकार कह दे बंगला खाली कर दीजिए, केजरीवाल जी कर देंगे। तो ये तो वो प्रोपेगेंडा है बदनाम करने का। काम देखिए, सरकार काम देखिए कि किसने क्या किया है। जनता बोलती है काम किसने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती हैं, वो सरकारी स्कूल देखने जाती है। भाजपा के एमसीडी के स्कूल देखने नहीं गए, यहाँ किसी अन्य राज्य में नहीं जाते। तो कुछ तो काम हुआ है। काम तो आप लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो केजरीवाल जी की ईमानदारी, उनके कामों से भाजपा जो परेशान है, तो उनको बदनाम करने की कोशिश है। ऐसी तमाम कोशिशों को अरविंद केजरीवाल जी, उनकी टीम फेल करेगी और सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती। ये आप सब लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और ये आगे भी सच साबित होगा। और कोई सवाल? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय में ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज न केवल भारत में या मध्य प्रदेश में बल्कि दुनिया में जो इंसान कामों की तलाश में शहर की ओर आता है, काम के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो शहर आते हैं। शहर में जहाँ उनका काम होता है, उस काम के इर्द गिर्द वो अपना निवास बनाते हैं और धीरे धीरे वो बस्तियाँ झुग्गी बस्तियों के नाम से जानी जाती हैं। इस देश के अंदर आप कोई भी बड़ा शहर उठाएं, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, कोई भी शहर, गाँवों से चलकर लोग शहरों में आते हैं, अपने काम के आसपास वो निवास बनाते हैं। जैसी उनकी क्षमता होती है आर्थिक, वैसी क्षमताओं के अनुरूप। तो भोपाल
भी तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं, झुग्गी बस्ती कहते हैं, बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय औसत है उसका दोगुना यहाँ करीब 36% लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्लम में रहते हैं। और स्लम की जब बात आती है तो कई सुविधाओं को लेकर भी बात आती है। अमूमन जब हम ऐसे तबके की बात करते हैं तो दो स्थानों पे उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, कि उनके रहने का स्थान और दूसरा उनके काम का स्थान। तो जो रहने का स्थान है, स्लम एरियाज़ हैं, आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, लगातार भोपाल के अलग अलग इलाकों में जाते होंगे, देखते होंगे कि उनकी क्या स्थिति है। तो रहने के स्थान में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और जो न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो पैमाने तय किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जो पैमाने तय किए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उन्होंने तय किए थे, उन मापदंडों में स्लम एरियाज़ काफ़ी पीछे हैं। और ख़ास तौर से जब हम भोपाल की बात करते हैं, ये प्रदेश की राजधानी होने के बाद भी आप लोग किसी भी बस्ती में चले जाएं, वहाँ पीने के पानी की सुविधा देखें, वहाँ लोगों के जहाँ रहते हैं वहाँ नालियों की व्यवस्था देखें, वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए क्या इंतज़ाम है, कोई बीमार हो जाए तो उनके इलाज के लिए क्या इंतज़ाम है, उनके राशन की क्या व्यवस्था है, महिलाएं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। तमाम तरह के पैमानों में कहीं ना कहीं भोपाल पीछे है और पैसे खूब खर्च होते हैं, तरह तरह की स्कीम आती हैं, राज्य सरकार की स्कीमें, केंद्र सरकार की स्कीमें, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन से लेकर तमाम तरह के प्रोजेक्ट निकले। स्मार्ट सिटी का आप लोग कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं। उसके बावजूद ये बड़ा तबका जो स्लम एरियाज में रहता है आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। प्रयास जारी है, काम जारी है। सिंगरौली चूँकि इंडस्ट्री का हब है, कोल माइनिंग को लेकर अगर देश में 65% बिजली कोयले से बनती है तो अकेले 10% वो बिजली सिंगरौली बना के भेजता है। तो तमाम तरह के मुद्दों के बीच हमारी महापौर काम कर रही हैं और उन कामों का परिणाम भी दिखना शुरू हुआ है। अभी सिंगरौली को साक्षरता में 10 लाख के कम आबादी के शहरों में पहला स्थान मिला है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की टीम जो हमारी महापौर हैं रानी अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और न केवल सिंगरौली बल्कि मध्य प्रदेश में अगर मौका मिलता है तो हम लोग जो वादे करेंगे, जो बातें कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। आपके पास ऐसे आप नहीं कि दिल्ली में शिवराज जी के यहाँ की, तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? धरना प्रदर्शन तो साहब आए दिन होते हैं। कर्मचारियों से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, शिक्षक हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, तमाम तरह के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी पोषण आहार को लेकर, व्यापम को लेकर तमाम तरह के आंदोलन किए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये जिम्मेवारी भी समझते हैं। हम प्रोपेगेंडा पे नहीं जाते हैं, मैं तो खाली आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जांच कर लें। ऐसे भाजपा चुनाव में जाएगी क्या बिना धरना आंदोलन, बिना मैं इस पे आता हूँ। धरने प्रदर्शन हम लोग करते हैं, जो मुद्दे हैं उन पे करते हैं। भाजपा ने एक धरना दिया था केजरीवाल जी के घर के सामने, तो आपने देखा होगा टेंट ही खाली रह गया, कोई नहीं आया। तो ऐसा धरना हम लोग नहीं देते, देंगे तो अच्छा धरना देंगे, ठीक से धरना देंगे। पोषण आहार का हमने किया, व्यापम के किए, तमाम तरह की चीज़ें। इसके साथ साथ हम ये दायित्व तो समझते हैं कि ये सरकार जो बैठी है हर मोर्चे में फेल है। आप कोई भी मध्य प्रदेश का विभाग उठाइए, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर, अभी किसान भाइयों का गेहूं ये खरीद रहे हैं। और गेहूं जो अन्न है, अन्न सबको मालूम है, फोरकास्ट का सिस्टम है आजकल, तो जन जन को पता होता बारिश होने वाली है। हजारों मैट्रिक टन गेहूं सड़ जाता है,
और उसकी फिर आप बोलते हो कि हम FCI बोलती हम खरीदेंगे नहीं। ये सब क्या खेल चल रहा है? किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, अपने आप को शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र कहते हैं, और उस फसल की नुकसानी के मुआवजे को लेकर तमाम तरह के घोटाले सामने आते हैं। पटवारियों से लेकर तहसीलदार तक, विधायकों से लेकर तमाम लोगों के मामले सामने आ रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी सरकार जो हर मोर्चे पे फेल है, इस सरकार को हटाना भी हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम पूरी शिद्दत, ईमानदारी के साथ अपना संगठन भी बना रहे हैं, जनता के मुद्दों में संघर्ष भी कर रहे हैं। आगामी 2023 के चुनाव में हम डंके की चोट पे चुनाव भी लड़ेंगे, और हमारा प्रयास होगा अगर जनता मौका देती है तो एक एक वादा जो हम करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, इसमें मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि सरकार का काम सरकार करती है। हमारा काम अगर मुद्दे उठाने का है, हमारा काम कहीं, मैं इस पे आता हूँ, कहीं नाली टूटी है, कहीं कोई दिक्कत है स्लम एरियाज में या शहर में कहीं पे भी, तो विपक्ष के तौर पर आवाज़ उठाने का है। हमने प्रयास किए हैं आवाज़ उठाने के, संघर्ष करने के। हो सकता है उन संघर्षों में कुछ कमियां भी रही हों तो उनको और तीखा करेंगे, उनको और मजबूती से करेंगे। और न केवल संघर्ष बल्कि 23 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से विकल्प देने जा रही है, और जनता देख रही है कि दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की टीम किस तरीके से लोगों के लिए, हर तबके के लिए काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश में भी टीम काम करेगी। तो आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करूंगा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता दे, और फिर अपने जीवन में बदलाव देखे। भोपाल सैंड ट्रैक ऑनर्स एसोसिएशन ने की प्रेस वार्ता। ट्रक मालिकों का कहना है ठेकेदार द्वारा रेत की रॉयल्टी परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक टाकी जा रही है। ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी किस नियम से बढ़ाई गई है, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। एक माह में ठेकेदार द्वारा 2 बार रॉयल्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। 5,000 से 7,000 तक एक माह में रॉयल्टी 12,000 बढ़ा दी गई है। अप्रैल 2022 में 12 टायर डंपर की रॉयल्टी 16 घन मीटर राशि 17,300 भरी जा रही थी, जो कि आज दिनांक में बढ़ाकर 29,500 कर दी गई है। वहीं 20 मीटर रेत भरी जा रही है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। जबकि रेत के नियम अनुसार प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के साथ ठेकेदार द्वारा सरकार से रेत विक्रय अनुबंध किया जाता है। नियम विरुद्ध 10,500 रॉयल्टी बढ़ा दी गई है, जो कि गलत है। वर्तमान में 12 टायर डंपर की रॉयल्टी 20 घन मीटर बनाई जा रही है। वहीं 10 टायर डंपर की 16 घन मीटर गारंटी बनाई जा रही है, जो कि नियम अनुसार केंद्र परिवहन विभाग और बीमा कंपनी द्वारा 12 टायर में 16 घंटा, 10 टायर में 14 घन मीटर के राइटिंग काठी जानी चाहिए। वहीं ठेकेदार का कहना है कि यह मेरा अधिकारी क्षेत्र नहीं है। मौखिक आदेश पर प्रमुख सचिव खनिज द्वारा के आदेश दिया गया है, जिसका पालन हमें करना पड़ रहा है। आपका नाम बताइए। कुलदीप सिंह, सुखमनी ट्रेडर्स। जी सर, क्या हाँ सर, मेरा निवेदन है सरकार से भी, माइनिंग वालों से भी, हम लोगों से जो रॉयल्टी का पैसा लिया जा रहा है ये कैश लिया जा रहा है, और जबकि हम सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग पूरा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, चेक से काम कर रहे हैं, चेक से बिल से पेमेंट ले रहे हैं और बिल से दे रहे हैं। पर हमारे साथ ये दिक्कत है कि हमें पर गाड़ी पे 29,500 कैश देना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भाई सरकार के हिसाब से चले, आज मोदी जी के हिसाब से चले तो वो कह रहे हैं 10 रुपये भी अगर आप कैश ले रहे हो तो आप ऑनलाइन करो, पर हम लोग पर गाड़ी पे 29,500 रुपये नगद दे रहे हैं, जिससे हमें इतनी दिक्कत आई है। बैंक से भी दिक्कत आ रही है, कल को हमें हिसाब देने में बहुत दिक्कत आएगी। हम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, GST भर रहे हैं, इसके बाद भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका समाधान करना चाहिए। कम से कम रॉयल्टी ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि हम खाते से अपने पेमेंट करें ऑनलाइन। थैंक यू। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम ईश्वर रावत है और भोपाल सैंड ट्रैक ऑनर्स एसोसिएशन का मैं कार्यकर्ता हूँ। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की यहाँ खोलने का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके की तुगलकी आदेश प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं और गाड़ियों को परिवहन कराया जा रहा है, वो सर्वथा अनुचित है। और हमारा इस प्रेस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से ये प्रयास है कि हमारी बात पूरे शासन प्रशासन के पास पहुँचे। और हमारी यही मांग है कि जितनी भी 10 पहिया और 12 पहिया गाड़ियाँ जो है, उसमें जो परिवहन विभाग द्वारा जो
तय मात्रा की गई है, उसके आधार पर हमें रेत नदियों से दी जाए ठेकेदार को। रॉयल्टी को लेकर किस टाइप का? रॉयल्टी को लेकर सर हमारा ये निवेदन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी खदान को रन करता है तो हर साल 10% के रद्दी से सरकार उसको पुनः ठेका देती है। तो हमारा सरकार से यही मांग है कि अगर 10% ठेकेदार का बढ़ रहा है तो 10% से ज़्यादा हमारी भी रॉयल्टी नहीं बढ़े। विगत एक माह में लगभग 12,000 रुपये रॉयल्टी बढ़ा दी। तो हमारी ये मांग है कि जो 17,600 में पहले रॉयल्टी दी जा रही थी उसको 10% आप उसमें वृद्धि कर लीजिए और हमें दीजिए। लेकिन आज वह रॉयल्टी 29,600 रुपये और भरवाई 14,000 रुपये, लगभग 40,000 रुपये की गाड़ी भर दी। एक्चुअल नियम क्या है रॉयल्टी के? किस हिसाब वन मीटर के किस हिसाब से आपको रॉयल्टी देते हैं, तय करते हैं? देखिए रॉयल्टी के नियम की जहाँ तक बात है, चूंकि ओपन टेंडर होते हैं, जो भी रेट में टेंडर लेता है कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने मार्जिन के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी करके हमें देना चाहिए। लेकिन यह स्थिति ये है कि हर 15 दिन में रॉयल्टी बढ़ जाती है। तो उसका क्या मापदंड है सरकार का और ठेकेदार का, वो उसकी हमें जानकारी है। श्रीवास्तव जी से हमने उनसे ये मांग करी थी, चूंकि क्या है आज अगर 20 घन मीटर की रॉयल्टी कट रही है तो उस स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में मोटर ऑपरेटर को किसी तरीके का क्लेम नहीं मिलेगा। और इनकेस अगर उससे कोई बड़ी दुर्घटना कोई मर जाता है तो उसकी भी लायबिलिटीज उस मोटर ऑपरेटर के पास आएगी। तो हमारा यही निवेदन है आपके प्रेस के माध्यम से कि सरकार इस और गंभीरतापूर्ण विचार करे और जो परिवहन विभाग के जो नियम है उसके अंतर्गत आपकी बात नहीं सुनी जाती है, एसोसिएशन का अगला क्या कदम रहेगा? आप किस तरीके से? सर अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम पुनः हमारी एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें आपस में डिस्कस करके जिस भी विषय पे या जिस भी बिंदु पे सभी मोटर ऑपरेटर तैयार होंगे उसको आधार बनाते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। मामला भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। मालनपुर पुलिस को ग्वालियर रोड पर हाईवे किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान धर्मेंद्र के नाम से हुई। एसपी मनीष खत्री ने निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें पाया गया कि मृतक धर्मेंद्र एवं उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। दोनों के बीच 5 साल से आना जाना नहीं था और 2 दिन पूर्व ही पत्नी अपने घर पहुंची थी, जहां पति के द्वारा अपनी ही बेटी के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर फिर से झगड़ा हुआ और पत्नी ने अपने मुंह बोले भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए 2 अन्य आरोपियों के सहयोग से शव को दूर खेतों में फेंक दिया था। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्य के आधार पर मृतक की पत्नी एवं उसका जो मायका है गौरा ग्राम 1200 में, वहाँ से उसका एक मुँह बोला भतीजा, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त आला जरब जब्त किया गया। सर कितने आरोपी थे पूरी वारदात? कुल 2 आरोपी इस घटना में शामिल थे, जिनके द्वारा गंभीर मारपीट से कर ये हत्या कारित की गई। हाँ, उसकी पत्नी और जो पत्नी का मुंह बोला भतीजा है, ये 2 आरोपी। इसकी वजह ये थी कि प्राथमिक तौर पे पति पत्नी का विवाद पूर्व से चल रहा था और ये पत्नी 5 साल से अलग रह रही थी। 2 दिन पूर्व 5 तारीख को ही पत्नी अपने घर आई थी बच्चों सहित और यहाँ रहने लगी थी और तब से भी इनमें विवाद हो रहे थे। इसी विवाद के दौरान घटना के एक दिन पूर्व यानी 6 तारीख को, 7 तारीख को लाश मिली, 6 तारीख को शाम को ये मृतक जो है इसने अपनी जो पुत्री है उसके साथ मारपीट की थी, जिससे वो घायल हुई थी। और इसी बात पर जो की पत्नी और मुँह बोले जो भतीजा है, इन्होंने रॉड और जो सोफे की लकड़ी होती है उससे इसके साथ गंभीर मारपीट की, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद इन्होंने अन्य 2 रिश्तेदारों को बुलाया और उनकी सहायता से लाश को जो घटनास्थल से 300 मीटर दूर रोड किनारे फेंक दिया। जबलपुर आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जबलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें पूर्व मंत्री विधायक तरुण भानोट, विधायक विनय सक्सेना, नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, अन्नू सहित तमाम कांग्रेसी शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री विधायक तरुण भानोट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन पत्र दिया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही नारी सम्मान योजना के तहत बिना भेदभाव किए महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए और घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान हैं, शासकीय कर्मचारी परेशान हैं, उनके लिए कांग्रेस की सरकार आते ही रोजगार के अवसर, किसानों की समस्याओं का समाधान एवं शासकीय कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएंगी। वहीं विधायक तरुण भानोट ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आते ही कांग्रेस ने 100 यूनिट 100 रुपए में कर दी, किसानों का कर्ज माफ किया और अन्य योजनाएं क्रियान्वयन की थी, लेकिन सभी जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार को गिराया गया। वहीं 2023 में कांग्रेस की सरकार आते ही सभी हितग्राही योजनाओं को पुनः चालू किया जाएगा। समय के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं और मैं तो मध्य प्रदेश की समस्त जनता से कहता हूँ कि आप कांग्रेस की सरकार जब 2018 दिसंबर माह में बनी थी, उसके बाद कांग्रेस घर में बिजली का बिल आ रहा है, इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हर व्यक्ति भरे हुए बिजली के बिल से परेशान है। हमने वचन दिया था 2018 के चुनाव के पहले 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली सबको देंगे बिना भेदभाव, बिना जाति, धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, इसका कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, जो हमने किया नहीं। इसी प्रकार से 51,000 रुपए किया। मैं इस बात को इसलिए यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, प्रतिबद्ध है कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी हमारी माताओं बहनों नारी शक्ति के उत्थान के लिए। हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी महिलाओं के सम्मान के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में सोचा। घोषणाएं तो बहुत सारी अलग अलग समय पर होती है, पर हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी जो भी वचन देते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना के बारे में जो वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत की है और हम सब भी वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश की प्रत्येक महिला को बिना भेदभाव के कांग्रेस सरकार बनने पर 1500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के निधि की राशि के रूप में और 500 रुपए प्रति सिलेंडर जो घरेलू गैस के सिलेंडर है उपलब्ध कराएंगे। जहां तक इतिहास की बात है, कांग्रेस पार्टी का जब 15 माह का कार्यकाल था, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया था। हमारी बेटियों की जो शादी की राशि है जो 25,000 रुपया थी उसको बढ़ाकर 51,000 रुपये किया था। और सबको पता है कि उस समय गैस के चूल्हे की जो महंगाई से लोग परेशान थे, केंद्र सरकार जब कोई राहत नहीं दे रही थी, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हर घर में बिना भेदभाव के उपलब्ध कराई थी। और मैं इस बात पर विशेष तौर पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि बिना समाज को बांटे, बिना परिवारों को बांटे, प्रत्येक महिला के लिए कोई असमानता इसमें नहीं रहेगी। हम इन योजनाओं को शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को और माननीय कमलनाथ जी को मिलेगा। कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस योजना के अलावा बहुत सारी ऐसी हितकारी योजनाएं जिसमें हम मध्य प्रदेश के समस्त लोगों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे, फैसले करेंगे और उनको लागू करेंगे, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, हमारे कर्मचारी भाइयों की जो बहुत पुरानी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की, किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को राहत मिले। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ और मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये कागज पटल पर भी रखे जा चुके हैं और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में हमने 27,28,000 किसान भाइयों के कर्जे को माफ किया था और वह किसान कर्ज माफी योजना भी सरकार आने पर निरंतरता के साथ लागू रहेगी। मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार से जब आती है तब तक जनता को राहत मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से अधिक वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में सरकार चलाते हुए, कोई भी आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो 15 वर्ष से भी अधिक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे
अब उनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं हमारी माताओं बहनों के सामने। और ये स्थितियां परिस्थितियां इसलिए बनी है कि सिर्फ झूठे आश्वासन, झूठी घोषणाएं और कोई कि हम 2023 में जब चुनाव होने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद पुनः हमें प्राप्त होगा और हम सरकार कांग्रेस पार्टी की पुनः बनाएंगे। और जो बजट पत्र जारी किया जा रहा है उसमें सर्वप्रथम नारी शक्ति के बारे में सोचा गया है, बिना किसी भेदभाव के। मैं इस बात को विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना परिवारों के अंदर ही झगड़ा कराए, मुटाव पैदा करें, समानता के साथ कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सबसे सर्वप्रथम हम इस चीज को लागू करेंगे कि हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह अर्थात 18,000 रुपये सालाना सम्मान निधि दी जाएगी। और इसके साथ साथ इस महंगाई के दौर में जब हर व्यक्ति पूरे प्रदेश में और देश में परेशान है और इस परेशानी का सबसे ज्यादा सामना हमारी माताओं बहनों को, हमारी महिलाओं को उठाना पड़ता है जो हमारी गृहस्थी को देखती है, उनके चौके चूल्हे में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए ये वचन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की हमारी समस्त माताओं बहनों को दिया है, गृहिणियों को दिया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, घरेलू गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। और वर्तमान के रेट से अगर हम कैलकुलेट करें, उसकी गणना करें तो लगभग 650 रुपया क्योंकि सिलेंडर सस्ता होता है, 650 रुपया सिलेंडर, और एक सिलेंडर भी एक परिवार इस्तेमाल करता है तो लगभग 8,500-9,000 रुपये का भार उसके ऊपर पड़ता है। इसको कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार करने पर हम खत्म करें। नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें विगत दिनों होने वाली बारिश के बाद शहर में बनी जल प्लावन की स्थिति को लेकर विपक्ष ने निगम सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने निगम की सत्ता पर गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना था कि भाजपा सत्ता काल के दौरान LNT द्वारा बनाए गए नाले शहर के लिए कोड साबित हो रहे हैं। महापौर ने कहा कि अंग्रेजों के समय में जो नाले 100 फीट के हुए करते थे, अब वे 10 से 12 फीट के बना दिए गए हैं। नालों को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है, जिस कारण इनकी सफाई करना नामुमकिन है और बारिश होते ही नालों से निकला पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। महापौर ने कहा कि इस बार निर्माण किए जा रहे नालों हम पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे हैं, इतना हिस्सा छोड़ा जा रहा है जिसमें सफाई हो सके। वहीं बंद नालों को लेकर महापौर का कहना था कि इसके लिए जब तक ऐसी मशीनरी नहीं आ जाती, इन बंद नालों की सफाई की जा सके, तब तक यह बात बेमानी होगी और शहर के लिए नुकसानदायक भी। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर की कार्यशैली को पूरी तरह से नाकाम कहा। उनका कहना था कि नगर निगम अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। पार्षदों सहित MIC सदस्यों के भी काम रुके हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया महापौर जी कह रहे हैं कि जो अधूरे नाले पड़े हैं LNT के, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है क्योंकि जो पैसा आया था वो खर्च कर दिया गया और शहर में जो जल प्लावन की हालात बनी है उसके लिए BJP जिम्मेदार है। लगातार 4 दिनों तक साधारण सभा की बैठक चली। सभी सम्मानीय सदस्यों के द्वारा सारगर्भित सुझाव दिए गए, उनके क्षेत्र की समस्याएं बताई गई। सदन में ये सुनिश्चित हुआ कि जो भी समस्याएं सम्मानीय पार्षदों के द्वारा बताई गई हैं उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। 1 सप्ताह में प्रतिवेदन बन जाएगा एवं प्रतिवेदन बनने के बाद 30 दिन में, क्षमा करना, 1 सप्ताह में मिनट्स बन जाएंगे और मिनट्स बनने के बाद 30 दिन के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है। अधिकारियों से निर्देशित किया गया आसंदी से कि 30 दिन में प्रतिवेदन दें कि जो कार्य पार्षदों ने बोले हैं वो हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए तो किस कारण से नहीं हुए। जिस तरीके से अभी आपने पूछा नालों के संबंध में जल प्लावन के लिए, उसमें भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जल प्लावन ना हो। उसके लिए 1-2 सुझाव आए हैं, माननीय महापौर जी ने भी सुझाव दिए हैं। उनके सुझाव के हिसाब से लगभग उसमें 125 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है, वो राशि निगम के पास नहीं है। तो उस पर हम सब मिलकर तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे जाके कि इसके लिए हमको राशि दी जाए।
उनका ये कहना कि पिछले महापौरों के कारण जल प्लावन हो रहा है, ये एकदम गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि जो काम बीजेपी को पूरा करना था, अंग्रेजों के समय 1.5 लाख की आबादी में जो नाले 100 फुट के हुआ करते थे, वो पिछले कार्यकाल में उसे 12 फीट और 15 फीट का बना दिया गया और बॉक्स नुमा बंद कर दिया गया और साइड की जगहों को बंद कर दिया गया। अगर 100 फीट का नाला अगर 12 फीट का कर दिया जाए 15 लाख 16 लाख की आबादी में, तो आप सोच सकते हैं कि जल प्लावन तो होगा ही। उस पर हम लोगों को कुछ कड़े और कुछ बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था से अतिक्रमण हटाकर और कुछ और पाइपलाइन डालकर हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जल प्लावन इस वर्ष कम हो, ख़त्म नहीं हो सकता, परंतु निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल प्लावन भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये 273 करोड़ रुपए की राशि से बॉक्स नुमा छोटे छोटे बंद नाले, ओमती नाला, मोती नाला जो इस शहर में बनाया गया है एलएनटी के द्वारा, वो आज हमारे लिए कोड़ जैसा हो गया है, जिसके कारण आम जनता के घर में पानी भरता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले वर्ष में इसका कुछ अच्छा निर्णय निकालेंगे। इस वर्ष जल प्लावन पहले से कम होगा और उसके आने वाले वर्षों में हम लोग ऐसा मानते हैं कि लगभग जबलपुर शहर से जल प्लावन खत्म होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ 10 मई से किया जा रहा है, जहां जबलपुर में भी जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न विभागों के 67 प्रकार कार्यों का लाभ हितग्राहियों को दिलाया जाएगा, जहां राजस्व, परिवहन, खाद्य आपूर्ति समेत अन्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों को अभियान के तहत किया जाएगा और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं जबलपुर से 70,000 से 80,000 हितग्राहियों को इस अभियान के तहत लाभ दिलाने के प्रयास विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाएंगे, जिसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण भी इस अभियान के तहत किया जाएगा। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों को बनाने का कार्य भी इस अभियान के तहत किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले तो सीएम का नई योजना तरीके से तैयारी की कल से अर्थात 10 मई से लेके 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। इसमें 15 चुने हुए विभागों की 67 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें शासकीय पोर्टल्स पे जो भी पेंडेंसी है उन सेवाओं से संबंधित उसको शून्य करने का लक्ष्य है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा घटक भी है कि 15 अप्रैल तक सीएम हेल्पलाइन में जितने भी प्रकरण हैं उसमें भी यथासंभव पेंडेंसी को शून्य करने का प्रयास होगा। इस हिसाब से ये जो अभियान अगले 15 दिन तक चलेगा, इसमें मूलतः बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारी जो शिकायतें हैं उसके निराकरण का प्रयास है। लगभग कितनी हितग्राहियों को जो अभियान है इसमें लाभ मिलेगा? पेंडेंसी का आकलन किया जा रहा है। जैसे नामांतरण में लगभग 9,000 के आसपास आवेदन पेंडिंग है, बंटवारे में लगभग 1,000 के आसपास आवेदन पेंडिंग है। तो इसमें से जो अविवादित होंगे उसका निपटारा किया जाएगा। वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड के लगभग 3,000 के आसपास नए और लगभग 20 से 25,000 तक नवीनीकरण का काम किया जाएगा। कुल जमा अगर देखें तो जो अनुमानित संख्या हम लोगों को लग रही है 70,000 75,000 के आसपास जो पुरानी पेंडेंसी है उसको हम लोग निराकृत करने का प्रयास करें। भोपाल नगर निगम जनता को हर एक तरीके से सुविधा देने के लिए आज महापौर मालती राय ने भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए 2 यात्री बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और कहा है नगर निगम आम जनता के लिए ऐसी अनेक योजना लाती रहेगी और यह भी बताया कि भोपाल से छिंदवाड़ा का किराया 450 रुपए लगेगा। भोपाल नगर निगम भोपाल की जनता को सुविधाएं देने के लिए हर एक तरह से प्रयासरत है और उसी तारतम्य में आज भोपाल नगर निगम ने एक योजना बनाकर भोपाल से छिंदवाड़ा तक के लिए बसों को रवाना करने का प्रयास किया है ताकि भोपाल से जाने वाली जनता को सुविधा से छिंदवाड़ा तक पहुंचाया जा सके और छिंदवाड़ा से भोपाल वापस जनता आ सके। आज हमने 2 बसों को यहाँ से रवाना किया है। ये 430 रुपये
प्रति व्यक्ति किराया रहेगा। एक बस यहाँ से 12:30 बजे चलेगी और छिंदवाड़ा पहुँचेगी और दूसरी बस भी सुबह चलेगी और वो दोपहर को छिंदवाड़ा पहुँचेगी। नगर निगम भोपाल की जनता को सुविधाएं देने के लिए किसी भी तारतम्य योजनाबद्ध तरीके से और सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों में सफलता मिले। भोपाल की जनता से भी आग्रह है कि नगर निगम जो भी योजनाएं जनता के लिए बना रहा है उस योजनाओं में जनता भी सहयोग करे। नगर निगम को हर एक कदम पर जनता का भी सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही भोपाल का उनका भोपाल है, जनता का भोपाल है और हर एक तरह की सुविधाएं भोपाल नगर निगम जनता को देने के लिए तत्पर है। मैम भोपाल ये दोनों बसें पुरानी है, डेड पेंट की हुई, तो क्या नई बसें नहीं चलाई? नई बसें आएंगी, जब नई बसें भी चल जाएंगी। जनता को सुविधाएं देना है। हम सुविधाएं देने पे विश्वास रखते हैं कि हम जनता को कैसे सुविधाएं दिलवा सकते हैं और उसी तारतम्य में नगर निगम अपना प्रयास कर रहा है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। आगे की खास खबरों के साथ बने रहें। नमस्कार।